बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने बात करनी है सैलाब और एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। मौसमी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और ख़दशा ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगले साल बारिशें इससे भी ज़्यादा होंगी। और मुझे ये खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट के जो वफाकी वज़रा हैं वो एक से ज़ायद ऐसे वफाकी वज़रा हैं जिन्होंने ये बयानात दिए हैं कि हमें अभी से अगले मौसम की तैयारी करनी चाहिए। मानसून की जो बारिशें अगले साल होंगी उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। ये आज हमारा मौजू होगा। आप देखिए कि ये जो सैलाब आया है इसका बहुत ही बुरा असर ये आया है कि जो चावल की का फसल थी, जो चावल काश्त किया हुआ था, वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और आगे जाके आप देखिए कि जो जानवरों का चारा है वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह जो सब्ज़ी ज़मीनें उगती थी, सब्ज़ियां लोग लगाते थे, बीजते थे, उसका आगे जाके मसला पैदा हो सकता है। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, यूँ फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ग़िज़ाई बहरान तो इंशाअल्लाह नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा माफिया है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगा और महंगाई करेगा। तो आज हमने बात करनी है सैलाब और माहौलियाती तब्दीली के असरात। इसके ऊपर बात हमने करनी इसलिए है कि अभी से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सैलाब की मौजूदा लहर ने, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को मुतासर किया है, क्योंकि एक वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट मुतासर होते हैं, एक वो लोग हैं जो मशीनरी सरकारी इस्तेमाल होती है वो मुतासरीन में आते हैं, कोई एक्टिव होते हैं। अभी एमरजेंसी जो लगाई गई है ताकि सारा पैसा उन लोगों की बेहतरी के लगाई। एक वो लोग हैं जब इस तरह की नेगेटिव बातें कानों में पड़ती हैं तो उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं कह ये रहा हूँ कि इस सैलाब की नेगेटिव न्यूज़ ने हर पाकिस्तानी शहरी को मुतासर किया है। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उनको भी इस ख़बर ने अज़ियत दी है, परेशानी दी है। सैलाब हर बंदे के ऊपर अपने असरात छोड़ कर गया है। आज जो हमारा पैनल है बहुत ही खूबसूरत पैनल है। हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं हमेशा की तरह इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब। माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं और खैर के जज्बे से सरशार हैं। डिलीवर करना चाहते हैं, डोनेट कर रहे हैं, टाइम देते हैं, जान माल सब कुछ इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ किया हुआ है और हर वक्त खैर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। इनका बड़ापन है, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान नकवी साहब हैं। आप माशाल्लाह नेशनल कॉलेज ऑफ बिज़नेस लाहौर से मुंसलिक हैं और माहौलियात के एक्सपर्ट हैं। एनवायरनमेंट तब्दीली जो वाक़या हो रही है उसको बड़ी बारीक बीनी से बड़े नज़दीक जाके देख रहे हैं और माहौलियाती जो तब्दीली है उसके ऊपर इनकी बड़ी रिसर्च है। डेनमार्क पे माहौलियाती और मौसमी जो तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं वहाँ पे इन्होंने काम किया है। तो मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर अली साजिद साहब से कहूँगा कि डॉक्टर साहब क्या फ़रमाएँगे, साइंसी एतबार से अगर जायज़ा लिया जाए कि जनूबी एशिया में सैलाबों की जो बढ़ती हुई शिद्दत है, जो इज़ाफ़ा हो रहा है, इससे आने वाले दिनों में मज़ीद आप क्या देखते हैं कि जो मौसम चेंज होगा, जैसे अभी बीमारियां भी इससे आनी है, जानवरों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारी बातें मैंने अपने इंट्रो में की हैं, क्या फरमाएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं पिछले 45-50 साल से लाहौर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रह रहा हूँ। 73 का सैलाब मैंने लाहौर में देखा, 73 का और 55 का सैलाब मेरे वालदा ने देखा और कृष्णनगर में हमारा घर डूब गया था और 10-12 साल उस पर पानी। हमारी और हमारे बड़ों की किस्मत ये देखना ही लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा सैलाब 88 का आया, दरमियाने दर्जे का, उसकी शिद्दत निस्बतन कम थी। 22 में और 2010 में फिर सैलाब आया, उसका दायरा कार महदूद था साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध तक।
लेकिन ये जो सैलाब आया है ये बड़ा नेशनल लेवल पे 4-5 दरिया बिफर गए एट अ टाइम। 73 के सैलाब में सिलेक्टेड 2 सैलाब थे, जिसने 2 दरिया थे जिन्होंने जीटी रोड काट दी और 15 से 20 दिन जीटी रोड कराची से लाहौर कटी रही। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है, फ्रिक्वेंसी पहले 15-20 साल बाद होती थी, कराची से लाहौर या कराची से इस्लामाबाद? कराची से लाहौर जीटी रोड कट गई थी 73 में कंप्लीटली, और सारा उधर का माल इधर, इधर का माल उधर। तो अब ये इसकी इंटेंसिटी, हिद्दत, शिद्दत, वसअत और इसकी नवैयत में बहुत तेज़ी से चेंज आ रही है। उसकी वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ, जिसके एक्सपर्ट हैं इस पर रोशनी डालेंगे। जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फ्लड कोई अज़ाब इलाही नहीं, सही। ये पुअर गवर्नेंस है और बद अमालियों का ये नहीं, नतीजा है। पुअर गवर्नेंस और बैड मैनेजमेंट सिस्टम और बैड प्लानिंग है। बद अमालियाँ हो गया ना। हाँ, बदमालियाँ तो हम उसको मजहबी हवाले से कह सकते हैं, ये दुनियावी हवाले से है। मसलन अब बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज़्यादा सैलाब आते हैं। उन्होंने 4-5 जगह तरीके से कंट्रोल किया। उन्होंने पुश्ते बनाए, उन्होंने फ्लड वार्निंग सेंटर बनाए, उसके बाद उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया और साथ साथ लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया। अब ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि लाहौर से बैठ के पूरे पंजाब के सैलाब को कंट्रोल। अब लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट इज़ एसेंशियल, लाजमी है। तो हमें वक्त के नए धारों के मुताबिक बदलना पड़ेगा और अपने आप को रिविज़िट करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग सिस्टम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन दिस एरिया। उसमें मेरा एक क्विक कमेंट ये है कि 73 के सैलाब के बाद फ्लड वार्निंग सेंटर जेल रोड लाहौर में बना था, वो भी गैर फ़ाल है। और 1122 ने बहुत अच्छा काम किया, हम मानते हैं, और हमारा बाकी इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन एक इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी बननी चाहिए, फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी। कंट्रोल के बजाय फ्लड मैनेजमेंट अथॉरिटी। कंट्रोल तो होता है ना, बाद में आपने रोका, बंद बांधा। ये प्री मेच्योरली, प्रोएक्टिवली, प्रिवेंटिव अप्रोच के तहत हमें देखना पड़ेगा उसको। हमें सोच को बदलना पड़ेगा। रिएक्टिव अप्रोच पे चल रहा है इस वक्त पंजाब और पाकिस्तान। प्रिवेंटिव अप्रोच या प्रोएक्टिव अप्रोच कबल जी, इमरान साहब क्या कहेंगे आप? मौसमी तब्दीली जो है इसका क्या मतलब है रिसर्च के मुताबिक आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक मौसमी तब्दीली का ताल्लुक है, तो मौसमी तब्दीली का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मौसमों में तब्दीली पैदा होना। जैसा कि गर्मियों का मौसम जो है उसमें 20-30 सालों से जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे पास जो है वो गर्मियों का मौसम जो है वो अगर 6 से 7 महीने होता है तो 8-9 महीनों पे चला गया है। इसी तरह यूरोप में अगर देखें, वहाँ पे सर्दी होती है। अगर वहाँ पे सर्दी जो है वो 6 से 7 महीने सर्दी होती है, तो वो जो 6 से 7 महीने का दौरानिया है वो कम होकर 3-4 महीने पे आ गया है। इसके अलावा इसका एक और इम्पेक्ट होता है जिसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ वेदर। जैसे जिस मौसम में बारिशें ज़्यादा होती थी, जिस तरह उसमें फसलों में बुआई होती थी और काश्तकार इसका इंतज़ार करते थे, अब जो बारिश है या तो उस मौसम से पहले होती है या बाद में होती है। इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ वेदर। ये भी इसका इम्पैक्ट है। लिहाजा क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए मौसमों में जो है वो तब्दीली पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज है। जी डॉक्टर साहब, आप मुत्तफ़िक़ हैं इनकी जो सोच और अप्रोच जो देखें जी, ये ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी बुनियाद की वजह से हीट टेम्परेचर एवरेज बढ़ रहा है दुनिया का 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। उसका इम्पैक्ट ग्लेशियर्स पे आ रहा है। ग्लेशियर्स पाकिस्तान में दरियाओं का मंबा और माखज़ और मखरज, कम होना भी है। उस पर मैं कोई कमेंट देता हूँ। आज से 20-25 साल पहले नॉर्वे की एक NGO ने स्टडी की लाहौर के दरख्तों पे, और 15 साल बाद दोबारा स्टडी की। उन्होंने कहा 81% लाहौर के दरख्त कम हो गए हैं। ये जो जगह बैठे, जहाँ बैठे हैं मॉडल टाउन, ये लाहौर का सबर्बन एरिया था, मुजाफात थे, और आगे तो बिल्कुल पिंड था रायवंड तक। अब ये लाहौर का मिड हो गया, तो दरख्त कटने की बहुत बड़ी वजह है एक ऐड पढ़ा 1921 का गालबन, कनेड कॉलेज जो लाहौर है, तो वो ऐड था कि मज़दूर चाहिए और वर्कर चाहिए। एड्रेस जो लिखा हुआ था कनाल रोड, निज़द लाहौर। मौजा समझते थे उसको, मौजा समझते थे। तो ये आप जो कुछ कहने लगे? जहाँ तक दरख्तों का ताल्लुक है, तो अभी जैसे हमने क्लाइमेट चेंज की बात की है, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, या जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, एनर्जी के कारखाने चलते हैं, तो इससे एटमॉस्फेयर में जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं। वो गैसेस जब इमिट होती हैं तो वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पैदा करती हैं। अब वो जो गैसेस इमिट होती हैं, उन गैसेस की एमिशन को जो दरख्त जो है वो अब्जॉर्व करते हैं।
एक तो उन गैसेस की एमिशन को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा वाटर प्योरीफिकेशन करते हैं, एयर प्योरीफिकेशन करते हैं। अब किसी भी मुल्क के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 25% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, दरख्त होने चाहिए। हमारे पास मेरे ख्याल में जो है वो 5% से भी कम रह गए हैं, 5% से भी कम रह गए हैं, और लगातार हम उनको काटते जा रहे हैं। और कितने फीसद होने चाहिए दरख्त? 20 से 25% जो है वो किसी भी मुल्क के लिए सस्टेन करने के लिए जो है वो फॉरेस्ट कवर होना ज़रूरी है। सबसे टॉप कौन सा मुल्क है? सबसे टॉप इसमें जो है वो मेरे ख्याल में दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क ही हैं जो टॉप है, चूँकि उन्होंने जो तरक्की की है उन्होंने किसी एक एक्सपेक्ट के ऊपर तरक्की नहीं की। अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें या जो तरक्की होती है ना, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता साफ बिल्कुल हर चीज़। अगर बंदा कहे कि जी भाई हम दूध ही बना लेंगे तो वो भी नहीं, हर चीज़ ऊपर चाहिए। अगर अभी हम पोल्यूशन की बात करें तो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो बहुत बड़े पोल्यूटर हैं, यानी पोल्यूशन में इतना किरदार पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। इसका मतलब है पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज की कंट्रीब्यूशन के लिए तो बहुत कम किरदार है इसका। जिन मुल्कों का किरदार है नो डाउट कि वो पोल्यूशन पैदा करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो माहौल के असरात की वजह से जो है वो माहौल के असरात की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसको कम करने की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मुल्क देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ग्लेशियर पिघल रहा है इस पे क्या कहेंगे, क्या इसका फ़ायदा है? पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा ग्लेशियर हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, यूरोप में नहीं पाकिस्तान में। ये बड़ा अजीब सा इंकशाफ है। अब ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनका रेट ऑफ मेल्टिंग बहुत बढ़ गया। नंबर 1, दरियाओं में रिजल्टेंटली पानी का फ़्लो ज़्यादा आ गया, और रही से कसर हमने लाहौर जैसे शहरों में आगे वो आबादियाँ कर दी, तो दरिया रावी ने इंतकाम लिया। दैट इज़ रिवेंज ऑफ रावी। आप नेचुरल फ़्लो को जब रोकेंगे तो उसने कहीं तो ज़ोर मारना है। दूसरी रही से कसर शहरों में निकासी है, आपका सिस्टम कराची और लाहौर में मॉडर्न खतूत पे बनाया नहीं गया, तो दोनों जगह से फिर कंक्रीट का जंगल बन गया लाहौर। पहले यहाँ पे दरख्त थे। लाहौर 1920 में खलीफा अब्दुल हकीम ने एक आर्टिकल लिखा कि बागों का शहर है और जो लोग बीमार होते हैं यहाँ के ठीक हो जाते हैं। अब पोल्यूशन दुनिया में हाईएस्ट लेवल की पोल्यूशन 2000 प्लस, कि लोग लाहौर में आकर अच्छे आब हवा में रहने से ठीक हो जाते थे। 20 की बात है। अब 100 साल बाद रिवर्स हो गया। मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे कई छोटे मोटे मसले सांस के पैदा हुए। एयर पोल्यूशन की वजह से लाहौर की पोल्यूशन का हाईएस्ट इंडेक्स है, जो दुनिया में पहले लाहौर में 300-400 था एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब 2000 में चला गया। आगे अल्लाह माफ़रत स्मॉग आ रही है। हाँ जी, 2000 सवा 2000 पे गया है। और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं कि पानी छिड़क दिया, ये तो आई वॉश है, तो गोंगलू से मिट्टी उतार रहे हैं। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या जी? स्ट्रेटजी, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी। 3 चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के लिए। स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। गाड़ियाँ वैसे की वैसे घूम रही हैं, अच्छा, धुआं देने वाली। मैं वाशिंगटन में 8 साल रहा हूँ, कभी मेरे कॉलर पे कालक नहीं आई। उन्होंने एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड इतने सख्त रखे हुए थे कि पॉल्यूशन गाड़ी छोड़ती नहीं थी, यानी धुआं नहीं छोड़ती थी और कार्बन कंटेंट निकालती नहीं थी। स्टैंडर्ड बड़े सख्त थे उनके। तो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जब EPA स्ट्रॉन्ग नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, तो छिड़काव से ये आई वॉश है। हमें लॉन्ग और मीडियम और छिड़काव मेरा ख्याल ऐसे जैसे बंदा क्लीन साफ करे और वो नीचे वो छुपा दे। हाँ जी, तो ये 3 चीज़ों पे फोकस है। टेक्नोलॉजी के लिए बाकायदा इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लड कंट्रोल फ्रेमवर्क डेवलप किया हुआ है। बांग्लादेश जो हमारा हमसाया और अल्लाह का फजल से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, उनसे हम टेक्नोलॉजी लें, उनसे पॉलिसीज़ लें और उनको रिविज़िट करें। उनकी हमें री इंजीनियर करने की ज़रूरत नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उसी को रिविज़िट करें, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन रियल सेंस में करें। बड़ा वो क्या कहते हैं, बड़ी मोहम्मदी स्पिरिट से और हुसैनी स्पिरिट से बात होगी तो काम चलेगा। वाह, इस तरह काम बड़ा अच्छा, मोहम्मदी इस तरह नहीं होना, हुसैनी। हाँ, इस तरह नहीं होना। ये आई वॉश नहीं हो सकता कि आपने इलेक्शन के बाद, ये सैलाब के बाद आपने तस्वीर खिंचवा ली, किश्ती में बैठ गए, तकरीर कर दी। ये आमदन नशिस्तन बर्खास्त नहीं है वो दौर की। अगले साल मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा फोरकास्ट है। उसका क्या हल है? अभी से हम उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं, पुश्ते बनाएं, पानी ज़ख़ीरा करने के छोटे छोटे डैम बनाते जाएं और अंडरग्राउंड वाटर को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करें। इस पानी को फालतू जो नहीं हो रहा,
लाहौर का अंडरग्राउंड वाटर, हमारे हर साल बंदे ही मर जाते हैं, पानी ज़ाया हो जाता है। हाँ जी, हर लाहौर का अंडरग्राउंड वाटर टेबल, एंजॉय करें इस जुमले को, और खौफजदा जुमला है कि हर साल बंदे भी मरते हैं और पानी भी ज़ाया हो जाता हाँ जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी ज़ाया हो रहा है इस वक्त। और मैं इस पे आखिरी कमेंट दूंगा जी, जी। कि ये कालाबाग डैम को लोग डीलिंक कर रहे हैं सैलाब से, ठीक है, अल्लाह डीलिंक अकबर, करते हैं, सही। लेकिन कालाबाग डैम से जो सस्ती बिजली बनती है ना, 1 से 2 रुपए या 3 रुपए पर यूनिट, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे गिरती है और बिजली अफोर्डेबल हो जाती है। जी। अभी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैंने पूछना है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये बताइए, इमरान साहब, कि जो डैम बनने चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या डैम बनाने से सैलाब रुक सकते हैं? क्या फ़ायदा है, और किस लेवल पे जाके अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो फिर डैम भी काम नहीं आते? और इसी तरह जो सैलाब है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका लायामल हमारे पास क्या होना चाहिए, और फिर डैम कितनी हमारी तरजीह होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट जैसे दरख्तों की पहले बात हुई, ये सारे सवालात के जवाबात लेंगे इमरान साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। ब्रेक से पहले मैंने सवाल कर दिया था। जी इमरान साहब क्या फ़रमाएंगे? सवाल तो आपसे हो चुका है। जी जी, जहाँ तक डैम्स की बात है तो डैम्स की जो है वो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। डैम जो है वो एक हद तक पानी को जो है वो अपने पास कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बारिशों की वजह से जो है वो शदीद बारिशों की वजह से डैम भर जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी कैपेसिटी से अब ज़्यादा पानी होगा तो बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब अभी इंडिया के साथ क्या होगा जी? इस पे थोड़ा सा आपने काम किया कोई? जी, इंडिया की जहाँ तक बात है तो उन्होंने मजबूरी में पानी छोड़ा है या दुश्मनी में पानी छोड़ा है? मेरी राय के मुताबिक जो है वो जब बारिशें होंगी, जब उस साइड पे भी देखें, कसूर वाली साइड पे देखें तो बॉर्डर के दोनों तरफ है। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं हमें पानी रोक देंगे। नहीं, पानी वो कहते हैं, लेकिन वो जो दरिया उनके हिस्से में है, जो पानी हमारे हिस्से में आ रहा है, वो उसको ऐसा तो नहीं कि पानी हम उन्हें रोकेंगे और बाद में छोड़ देंगे। नहीं, देखें दरियाओं को रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, और डाइवर्ट करना भी दरियाओं को जो है वो कोई 1 2 3 साल का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये जो है वो कहने की हद तक ठीक है, लेकिन ये भी तो बात है ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, लेकिन उसे किसी एनर्जी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जहाँ तक आपने डॉक्टर ये बताइए, ज़िमनन में अभी जो सवाल मैंने किया है डैम का और सारे इस पे, ये जो एक है कि पानी ज़्यादा हम देखते हैं मगरब की तरफ जा रहा है, जी जी, इस पे साइंसी थ्योरी क्या है, या ये सिर्फ हमारे बरसगीर के अंदर है? इसके ऊपर मेरी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक डैमों की बात है, अगर सारे सैलाब से रिलेटेड इश्यूज़ को अगर हम डैमों पे डाल दें तो ये गलतफहमी है बेसिकली। आज से पहले तो जो सैलाब आते थे वो हम कह सकते हैं कि डैम जो है वो उनके स्पिलवे खोल दिए जाते थे। डैम जब अपनी एक कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाते थे तो उनके स्पिलवे खोल दिए जाते थे या ब्रीच कर दिए जाते थे, ताकि डैम जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा डिस्टर्ब ना हो जाए, तबाह ना हो जाए, डिज़ास्टर ना बन जाए। अब के जो हालात हैं वहाँ, अब के हालात के लिए जो है वो डैमों का कसूर नहीं है। अब जो है देखें, हमारे डैम जो बड़े बड़े डैम हैं, जो हमारे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तरबेला डैम और मंगला डैम, वो तो सारे शुमाली पहाड़ी सिलसिले के सामने बने हुए हैं, क्योंकि वो उनका जो कैचमेंट एरिया है वो पहाड़ों से नीचे पानी आता है, उसके आगे हमने डैम बनाए हुए हैं। तो वो जो है वो डैम पानी को रोकते हैं, और जब वो भर जाते हैं तो सैलाब आता है। इस दफ़ा जो सैलाब आया है जी, वो तो मैदानी इलाकों की तरफ से सैलाब आया है। अब रावी की अगर हम बात करें, रावी में जो है वो पानी कितने सालों के बाद आया, रावी और सतलुज, इनके ऊपर तो हम डैम बना नहीं सकते। एज पर द जो ट्रीटी है हमारी, जो सोसाइटी तो बना सकते हैं ना, सोसाइटीज हम बना सकते हैं, लेकिन दरिया के रास्ते के ऊपर तो हम सोसाइटी नहीं बना सकते। हमने हम क्यों नहीं बना सकते? हम इस वजह से नहीं बना सकते, वो उसका अपना रास्ता है ना। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि दरिया ने जो है वो, सर पानी देखे, पानी कुछ तो महफूज होगा ना। नहीं, वो उसकी मैं अगर जहाँ तक बात करूँ, सोसाइटीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसके बंद बनाए ना, उसकी साइडें मजबूत करें। पहले हम उसकी साइडें मजबूत करें, साइडें मजबूत करने के बाद उसकी साइडों में हम जो है वो डेवलपमेंट करें। अगर हम दरिया का जो पानी का रास्ता है, जो उसका अपना हक है, उसके ऊपर हम आबादी बना देंगे, जब वहाँ पे पानी आएगा तो सब कुछ बह जाएगा। हमने देख नहीं लिया इस दफ़ा। हालांकि अगर हम बात करें तो जब से कायनात स्टार्ट हुई है, एक कतरा एक्स्ट्रा पानी का नहीं आया, वही पानी है।
वो रिसाइकिल हो रहा है। वही पानी है जो है वो सर्कल में जो है वो अभी बुखारात बनते हैं, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं, पानी नीचे आता है, फिर वो जो है वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। अभी तो एक्स्ट्रा पानी आया ही कोई नहीं है। इस पानी को भी हम मैनेज करके नहीं चले और वो जो डिजास्टर बन गया। पानी एक ही है, वही पानी है जो पहले से है, और पानी तो कोई नहीं आया, वो रिपीट हो रहा है। अब इसको हम डाल देते हैं नेचर के ऊपर। नेचर ने तो सारी स्ट्रेटजीज बता दी हैं, खुदा ने बता नहीं दिया कि चीज़ों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर नेचर के बताए हुए असूलों के ऊपर हम नहीं चलेंगे, फिर जब डिजास्टर आएंगे तो हम जो है वो उसको नेचर पे कैसे डाल सकते हैं। एक हमारी अपनी गलती है, अपनी गलती को हम जो है वो नेचर के ऊपर तो नहीं डाल सकते। इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, जो मौसमी तब्दीली है उसकी शिद्दत की वजह से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो दरिया जो है वो भर जाएंगे, दरिया भरेंगे तो वो जो है वो सैलाब बन जाएंगे। देखें, एक जो मौसमियाती तब्दीली है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 7% जो है वो जो नमी है वो कैप्चर होती है। आप क्या फरमाते हैं? जी, मैं इस पे 2 क्विक कमेंट दूंगा। 3-4 मुल्कों को आप देखें। मैं हॉलैंड गया था एक पीएचडी का वाइवा लेने, तो मुझे उन्होंने बताया कि हमारा मुल्क 1 से 7 मीटर नीचे है सतह ज़मीन से। मेरे लिए बड़ा अजीब गरीब इंकशाफ था। तो मैंने क्या कहते हैं, हमने पुश्ते बनाए हैं और ज़मीन को मैनेज किया। हमारी ज़मीन 3/4 नीचे है सतह ज़मीन से। उन्होंने फिर एक पॉलिसी बनाई कि गिव द रूम टू द रिवर, खाम खा बेजा मुदाखलत ना करो, नेचर को छेड़ो ना। कुदरत रिवेंज लेती है और दरियाओं की सूरत में लेती है कि मेरे फ्री फ्लो को आप रोक रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। जैसा रावी में लाहौर में हुआ, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई, वो सोसाइटी के अंदर घर आ गए। दरिया ने तो अपना रास्ता बनाना है। अहमद नदीम कासमी का एक शेर है इस दरियाओं पे कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समुद्र में उतर जाऊंगा। अब दरिया ने समुद्र में जाना ही जाना है। आप रास्ते में रुकावटें डालेंगे, अलबत्ता ज़ख़ीरे बनाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि आप ज़ख़ीरे बनाएं 100-500 हज़ार। ख्वाजा साहब बनाते क्यों नहीं है? अल्लाह करे बना दे, उनकी तजवीज़ से। हमारे बाल सफ़ेद निकल आए हैं इनको देख देख के, तो क्या हमने डैम बनाने हैं? डैम पे तो मैंने अपने कमेंट्स दे दिए। ख्वाजा आसिफ तो लगते ही नहीं कि ये वफाकी वजीर है। ये शमसुल मुल्क जो वो तो लगते कि ये अपोजिशन का रोल प्ले कर। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ शमसुल मुल्क जो वापडा के चेयरमैन थे वाला वफाकी वजीर का काम ये नहीं होता ब्रेकिंग न्यूज देता फिर। नहीं, शमसुल मुल्क की मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ। कहते हैं कि आप समझदार बहुत है आप। हाँ, जहाँ मुश्किल वक्त होता है वहाँ आप निकल जाते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, एक शमसुल मुल्क भी वापडा के चेयरमैन रहे हैं। कहते हैं मैं नौशेरा का रेजिडेंट हूँ और ये अफवाह मशहूर कर दी गई कि नौशेरा डूब जाएगा, लिहाजा हमने काला बाग डैम नहीं बनने देना। और इत्तेफाक से एक सर्वे हुआ जो नेस्पक ने किया, 7-7 फुट दीवारों पे निशान लगा दिए। कहते हैं जी यहाँ पे पानी आना है। अब वो KPK को ना ट्रिगर कर दिया। आज KPK की चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे लोग यकज़बान हो रहे हैं काला बाग डैम पे। मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन सस्ती बिजली मिलती है। मेरे घर का सर्दियों में अगर बिल 25,000 आए तो गंजी ना आएगी तो नचाएगी क्या? ऐसे ना, ये जो हमारा बहाना था ना, डैम तो बनना चाहिए, ये जो बहाना था बिजली बनाना, ये तो खत्म हो गया। अब सोलर ने खत्म कर दिया। ठीक है, सोलर पे अब तो सोलर ऐसा डॉक्टर साहब आगे आ रहा है जो रात के वक्त बिजली बना। हर एक के पास 5 से 10 लाख तो है ना, आम बंदे के पास कैपेसिटी नहीं है। हमें एक आम बंदे को पॉलिसीज लो मिडिल क्लास के मुताबिक स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब बात कहीं और तरफ निकल जाएगी। ये सुन लें कि जो इस वक्त हाल है ना PTCL का, अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर ये हमारे वापडा का यही हाल होना। लोगों ने कह रहे हैं खंबा उठा के यहाँ से ले जाओ, बिल्कुल रास्ता इसने रोका होगा। हाँ जी, ये एक नया अप्रोच है। ये मैं खबर दे रहा हूँ आज आपको। वो मुझे इस पे भी एक छोटा सा शेर याद आ रहा है। जी सुनाइए शेर। कि दौरे हाजिर में दौरे गर्दू में एक नया इनकलाब आने को है और मैं कदे में मुतसिब मस्ते शराब आने को है। हो तो वापडा का भी वही हाल होना है। एक तो पुअर गवर्नेंस, हमारा हाल है। हाँ जी, नहीं, हम सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटीरिएट करने में बिजली के बिलों का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इमरान साहब जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, सोलर के आने से जो है वो जो डिमांड है, जो बिजली की डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कम हुई है ना, वो हमें कहाँ नज़र आ रही है। अगर आप ये बताइए कि जो हम गर्मी की शिद्दत और नाकस ज़मीन जो इस्तेमाल की जो एक मनसूबाबंदी होनी चाहिए, हम मनसूबाबंदी नहीं कर रही कि कहाँ पे सोसाइटीज़ बनाएं ना बनाएं। जैसे दरख्तों की बात हुई
इससे क्या माहौल को असर पड़ता है, माहौलियाती जो आफात आती हैं, क्या रोल है इसका? देखिए जी, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको कहते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ या इको सिटीज़। यानी आप ऐसे शहर बनाएं जिससे इंसानों को, माहौल को नुकसान ना हो। माहौल दोस्त शहर, माहौल दोस्त शहर, इको सिटीज़ या माहौल दोस्त सस्टेनेबल बसें सिटी। तो आ गई माशाल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर हम शहर ऐसे बनाएंगे जिससे माहौल को नुकसान नहीं होगा, अगर माहौल को नुकसान नहीं होगा तो किसको फ़ायदा होगा? इंसानों को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। इस वक्त हम जो जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम मोस्टली चलते हैं, हम शहर तो बना देते हैं, लेकिन जब डिज़ास्टर आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो हमने डेवलपमेंट की है, ये हमने डेवलपमेंट जो है वो नुकसानदेह की है। बेसिकली जब जो स्ट्रेटजी होती है वो पहले बनाई जाती है। अब अगर हम देखें कि रावी में जो है वो पानी आने ही कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम ना करें, हम सोसाइटीज़ बना लें, इसमें किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। तो जो सस्टेनेबल अभी तो सिटीज़ मैंने हैं, पहले बात एक दिन की थी कि अभी इंडिया की मेहरबानी, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया पानी छोड़ने से पहले, बज़ाहिर बहुत सारी जानें बची हैं इससे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा जो दुश्मन भी अगर सही काम करे तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसके साथ यानी कि जो सच बोलना चाहिए। और दूसरा कि सिंध तास का यूनिलैटरल एग्रीमेंट तोड़ने के बावजूद उन्होंने हाथ हल्का रखा है, हौलात रखा है। जी जी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, कुछ जाने बच गई को। ये भी फ़ायदा हो कि हमें डैम नहीं, बम नहीं चलाना पड़ा डैम तोड़ने के लिए। लेकिन तस्वीर ये का भी ख्वाजा आसफ ने कहा था माशाल्लाह। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये टर्म को आई हुई थी 90s में, जब इराक पे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग अमेरिका ने की थी और लाखों बंदा मार दिया था। अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए बॉम्ब और मिसाइल की ज़रूरत नहीं है। पानी एक्स्ट्रा छोड़ दो तो 1000 बंदा तो अभी मर गया, अल्लाह माफ़ करे, और 4-5 मिलियन बंदा मुतासर हुआ है, और आपकी जीडीपी 2-4% नीचे चली जाएगी, नेगेटिव में शायद अल्लाह ना करे चले जाए। तो इसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ह्यूमन लॉस का इम्पैक्ट, अगला मुल्क माज़ल्लाह वो पानी भी जवाबी नहीं छोड़ सकेगा कि पानी बैग जाए, नहीं जा सकता। हाँ, वापस तो भेज ही नहीं सकते उसको। तो ये तो ज़ाहिर है। तो ये एक दूसरी थ्रेट है पॉलिसी मेकिंग के लिए कि अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बॉम्ब और मिसाइल नहीं रहे, अब पानी का एक्स्ट्रा छोड़ देना भी, सरप्राइज दे देना भी वेपन ऑफ। दुश्मन के खिलाफ या दोस्त के हक में सिर्फ पॉलिसी बनानी है आपने। हाँ जी, मैंने अभी अर्ज़ किया कि 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटजी, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप यूरोप से लें, बांग्लादेश से लें, और अफ्रीका के कंट्री, एथियोपिया, नाइजीरिया ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने क्लाइमेट रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट बीज बनाए हैं जो कम पानी में, ज़्यादा पानी में चल जाते हैं, और पानी के ज़ख़ीरे के बंदोबस्त किया उन्होंने ताकि खुशहाली में काम आए। तो हम बेंचमार्क करें बजाय री इंजीनियर करने के। हम बेंचमार्क करके देखें कि हम अपनी पॉलिसीज़ को मॉडर्न खतूत पे दौरे हाजिर के चैलेंजेस को मुतासर करने के लिए कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इस पे एक बाकायदा थिंक टैंक बने, और जैसे मैंने कहा फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट में, जहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हों और पूरा साल काम करें, ना कि बरसात में काम करें। ये बात क्लियर है, राउंड द ईयर। आप क्या कहते हैं जी? बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे वो सारे हैं ही पॉलिसी के। हम पॉलिसी नहीं बनाते। पब्लिक पॉलिसी एक बड़ा वीक एरिया हमारा। हम पॉलिसी नहीं बनाते। अगर हम अच्छे पॉलिसी मेकर्स होते तो इस तरह के डिजास्टर ना आते। हमारे साथ जो मुल्क हैं वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं होते। मैं बचपन से चीन में भी कभी आया जी इस तरह पानी? क्यों नहीं आता? हर जगह ये जो उनका नुकसान होता है माली है, मानसून है, जो बारिशें हैं, बारिशें हर जगह होती हैं, बारिशों से जो पानी इकट्ठा होता है, जानी या माली नुकसान का कितना तनासब अगर देखिए बहुत कम है। मैं अगर बात करूं तो लॉस एंजलिस में जो है वो चंद महीने पहले आग लगी थी, पूरा शहर जल गया था, और दुनिया की जो कीमती इतनी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, बिल्डिंग्स थी, घर जो थी वो भी जल गए थे। उससे कितने लोग मरे थे? 100 बंदा भी नहीं मरा था, 100 बंदा भी नहीं मरा था। तो उनके पास बेसिकली डिजास्टर्स वहाँ पे भी आते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लग जाती है, लेकिन जानी नुकसान वहाँ पे नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान भी नहीं होता। वहाँ पे उनके पास एवेक्यूएशन सिस्टम है। जापान में हर वक्त जजले मोस्टली आते रहते हैं, उनकी बिल्डिंग हिलती रहती है। सुनामी आई है जापान में, वो बड़ा नाम लॉस होता है, ह्यूमन लॉस। उनके पास एवेक्यूएशन सिस्टम है, उन्होंने पॉलिसी बनाई है, और इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बने हुए हैं। बांग्लादेश में बन गए हैं फ्लड, हमारी पॉलिसी नहीं है। ये ख़वातीन हज़रात, अभी बहुत सारी बातें करनी है, मौजू बहुत ही प्यारा मौजू है, और जब हमने ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करनी है, सवालात करने हैं, तो फिर हमने इनसे पूछना है
कि अब करें क्या, हल क्या है। प्रोग्राम के आखिर में कुछ मज़ीद इनसे तजावीज़ लेंगे अपने पैनल से, फिर बात का सिलसिला निकलेगा और बात से बात आगे बढ़ेगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदी ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम शामिल हो गए और बात हो रही है जो सैलाब आया है, इससे जानी माली नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ कि अखलाकी नुकसान भी हुआ है कि कुछ ऐसी कुव्वतें कह लें, ऐसे नामुराद लोग कह लें कि वो इस मौके की आड़ में ताड़ में होते हैं कि कोई हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तानी शहरियों को तंग करें। वो तंग करना क्या होता है कि खाम खा किस्म की, यानी कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है वो करना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरी सतह पे ये देखा जाता है कि मेरा क्या फ़ायदा इससे निकल सकता है। फिर तरह तरह के जो फ़ेक मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वक्त जो इदारे वेलफेयर का काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से, वो बहुत बड़ा काम है और मैं ये समझता हूँ कि जब काम अच्छा होता है तो फिर तारीफ़ भी होती है। और हमारे एक दोस्त हैं, मेहरबान हैं, अब्दुल बासित साहब, वो बड़ा उन्होंने एक यूनिक काम किया है। आगाज़ शहर ग्रीन कम्युनिटी के नाम से उनका ट्रस्ट है, फाउंडेशन उन्होंने बनाई हुई है। तो उन्होंने जो मैं अब क्या कहूँ कि ऐसी जगहों पे खैमे लगाए हैं कि जहाँ पे वाक़तन ज़रूरत थी। मैं अब्दुल बासित साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या फरमाएंगे आप? जी, मैं क्विक कमेंट ये दूंगा कि एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है, वो है अर्बन फॉरेस्ट का। लाहौर के मिड में सैकड़ों एकड़ ज़मीन बाज़ इदारों की खाली है, मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी की, वहाँ सब्ज़ियाँ लगाते हैं प्रोफेसर, सस्ती सब्ज़ियाँ ले लेते हैं। क्यों ना उसको अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि ऑक्सीजन उस इलाके को तो मिले। इस वक्त हाईएस्ट पोल्यूशन लाहौर में गुलबर्ग एरिया में होती है, अक्टूबर में आने वाला है। तो अर्बन फॉरेस्ट के कल्चर को प्रमोट करना सरकारी ज़मीनों पे, लाहौर में 88% ज़मीन सरकार की है, पब्लिक यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट। हम क्यों ना उसको आबाद करें और अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट प्रमोट करें। स्टार्ट करें पंजाब से, यूईटी से और अदर सोसाइटी से, और मैंडेटरी कर दें एक ऑर्डिनेंस के तहत कि इतने फ़ीसद दरख्त लगाने वरना एनओसी नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। पाकिस्तान के 2 बड़े सिटीज़ हैं, मेगा सिटी, कराची और लाहौर, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें कंक्रीट और असफॉल्ट की वजह से शहरों का टेम्परेचर बढ़ गया है, ऊपर जाता है और एक्यूमुलेट करता है, और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वो हीट का एक सिस्टम बन जाता है जिसको हीट कॉरिडोर कहें या हीट आइलैंड कहें। उस हीट आइलैंड को बचाने का तरीका अर्बन फॉरेस्ट है। इसके बगैर मेरा ख्याल में ये शॉर्ट टर्म में 2 से 4 साल में हो सकता है। हम सिर्फ इंतज़ार ना करेंगे सैलाब आएगा और हम जाके ज़लज़ला की तरह वहाँ पे खाने बांटेंगे। अब ये एक नॉर्म है, ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। दरख्त जो हैं वो जो मौसमियाती तब्दीली, हंगामी बुनियादों पे क्या करना चाहिए? तमाम चीज़ों को छोड़ के कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे कोई SOPs हमें बताएं कि हम गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट आवाम से कहे कि भाई इन्वायरमेंट तब्दीली के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी काम हमने करना है। मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे जो ज़रूरी काम है, हर बंदा जो है वो जब अपना अपना काम शुरू कर देगा तो कंट्रीब्यूशन जब शुरू करेगा तो उसे तब्दीली आ जाएगी। मसलन क्या क्या करें? हर बंदा जो है वो अपने घर में जो है वो, हम हर महीने 2 गमले तो रख सकते हैं ना, दरख्त ले सकते हैं ना। हम अपने घर में जो है वो जिसको कहते हैं किचन गार्डनिंग, हम सब्जियाँ उगा सकते हैं ना। हम ये काम क्यों नहीं करते? हम जो है वो बाकी फजूलियात के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। हम दरख्त क्यों नहीं लगाते? क्या हमें सबको नहीं पता कि दरख्त जो है वो कितने फ़ायदेमंद हैं और दरख्तों का काटना कितना नुकसानदेह है? इस पे ये अवामी जिम्मेदारी है। अब सारे काम हम गवर्नमेंट पे भी तो नहीं छोड़ सकते ना, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमें अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट होती है, लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं ना, उसने गाइड करना होता है, लोग उसने एनवायरनमेंट बनाना होता है। बिल्कुल। अगर ये जो आपने तजावीज़ दी हैं, अगर इस सिलेबस में बच्चों को आज आप पढ़ाना शुरू कर दें तो 10 साल बाद ये बच्चे जो अपने घरों में सब्जियां उगाएं, ऐसे ही सब्जियां उगाएंगे, उससे फ़ायदा होगा। लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं, फास्ट के डायरेक्टर रिटायर्ड, सैयद अमजद हुसैन शाह। वो उस घर में 5 से 8 मरले की छोटे से घर में अपने सारे घर की सब्जियां खुद होम गार्डन से
रूफ गार्डन से कमा रहे हैं और बना विजिट रहे हैं। करना है डॉक्टर साहब मैंने। आप विजिट करें, उनके बकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाएं, ये केस स्टडी है। और उन्होंने मुझे भी इनकरेज किया और मैंने भी अपनी फैमिली को लगा दिया। मेरा घर निस्बतन छोटा है, 10 मरले का है, तो उसकी छत पे और बाहर कॉरिडोर में हम शुरू कर सकते हैं। तो ये बाकायदा एक कैंपेन होनी चाहिए सदका जारिया के तौर पे। सब्जी की कीमतें भी गिरेंगी और अभी जो कोई ऐसी फाउंडेशन, ऐसा ट्रस्ट बने सिर्फ लोगों को ये करके दे। और इसमें ऑर्गेनिक का एलिमेंट भी आ जाए बजाय आर्टिफिशियल के, गोबर वाला खाना जो यानी नेचुरल जो फर्टिलाइजर होती है। तो ये वक्त की ज़रूरत है। होम गार्डनिंग या वर्टिकल गार्डनिंग भी शुरू हो गई है, बल्कि अब हवा में वो सब्जियां आने लग गई हैं, पानी में सब्जियां आने लग गई हैं। बाकायदा उनके टेक्निकल नाम है और इस पे बड़ी रिसर्च हुई है। हम अभी तक ज़मीन में गोडी करके निकले हुए हैं, पानी और हवा में अगर सब्जी हमने वही देखा ना, सब्जियां लगी हैं और ऊपर नीचे वो 10-10 मंजिलों में सब्जियां लगी हैं। जापान में ज़मीन कम है तो इस तरह कर लेते हैं। उन्होंने कहा और कम है तो उन्होंने कहा पानी में सब्जियां लगा लो, और बाकायदा इस पे एक्सपेरिमेंट कामयाब गए हैं। तो बड़ी ज़रूरत है कि हम सब्जियों को भी नेमुल बदन ढूंढ रहे हैं घर की होम गार्डनिंग से। ये बड़ी ज़रूरत है इस वक्त की। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम जो काम हम घर पे खुद कर सकते हैं, जैसे एक ग्रीन वॉल का अगर हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, तो दीवार के ऊपर ये जो बची खुची बोतलें होती हैं, इनमें हम छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू कर दें तो हमारी पूरी की पूरी दीवार जो है वो उससे गमलों से भर जाएगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो फ़ायदा ये होगा कि ऑक्सीजन आएगी। जब ग्रीन हाउस गैसेस जिनसे जो है वो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, जब ये गैसेस बढ़ती हैं तो ऑक्सीजन कम होता है। और जो ये दरख्त हैं हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और उन गैसेस को भी ऑब्जॉर्व करते हैं। SO2 and जी बिल्कुल बिल्कुल उन नुकसानदेह गैसेस को ऑब्जॉर्व करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और वैसे भी ऑक्सीजन की कमी है हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, हम अंदर बैठे रहते हैं, बाहर हम निकलते नहीं हैं, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है वैसे भी। तो वो ऑक्सीजन भी देते हैं, उससे जो है वो हमें खुद भी अपनी सेहत का भी फ़ायदा होगा और हमारी जो कम्युनिटी का भी फ़ायदा होगा और इससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा। पार्क हमारे बेरौनक है, बेरौनक हॉस्पिटल में बड़ी रौनक है, उनमें रौनक है। बिल्कुल हम नेचर से, जब नेचर के अगेंस्ट हम चलेंगे हालांकि वैसे ही होगा। कहते हैं कि जिस मुल्क के, जिस शहर के लोग पार्क आबाद कर देंगे, हॉस्पिटल बर्बाद हो जाए। इसमें मैं एक कोई कमेंट और दूं जी। मैं लाहौर का रेजिडेंट हूं और मुझे तशवीश है लाहौर की बात चीज़ों पे, ख़ास तौर पे अंडरग्राउंड वाटर का जो टेबल नीचे आपने जा रहा है। फोरम बनाया हुआ है ना? हाँ जी, हम क्या नाम लाहौर उसका? फ्रेंड्स ऑफ लाहौर पे हम Friends of सोचते लाहौर। रहते हैं। तो एक सोच में ये नया पॉइंट आया कि लाहौर 1947 में 40 से 80 फीट पे पानी था, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। इस वक्त 600 से 800 पे चला गया, नीचे जा रहा है। इसका रिचार्जिंग का सिस्टम क्या होगा? रिचार्जिंग पे गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत एफर्ट की है, लेकिन एक लार्जर स्केल पे हर सोसाइटी में होना चाहिए। और जफ़र इकबाल भट्टू साहब एक टीवी प्रोग्राम में बता रहे थे कि LDA का लॉ है कि रिचार्जिंग के लिए वो सोसाइटी काम करेगी, यानी अंडरग्राउंड वाटर के लिए रिचार्जिंग का सिस्टम है कि गड्ढे खोद के उसमें पत्थर डाल के बारिश का पानी उसमें चार्ज किया जाए ताकि वाटर अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आए। उसकी बड़ी ज़रूरत है। उस किताबों में हम रखा होता है, किताबों में, लेकिन कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ है लाहौर में, सरकार ने भी किया, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। तो बड़ा ज़रूरत है कि इसको लेजिस्लेशन के जरिए सोसाइटियों में आप क्या लाजमी कर फरमाते दिया हैं? जाए। देखें, अगर पानी की वैल्यू का हमें पता करना है तो हम जो है वो या तो रेगिस्तानों में देखें या फिर कराची वाले लोगों से पूछें। वहाँ पे जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उसके घर में पानी होता है। जिनके वाशरूम के लिए भी पानी वो ट्रक में जी बिल्कुल, जिनके जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके घर में पानी नहीं होता। हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता ना। हम तकरीबन एक पानी भी वो है जो पीने का वाला पानी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। एक अंदाजे के अल्लाह मुताबिक माफ फरमाए, समंदर किनारे है शहर। समंदर के किनारे पे 1982 में लाहौर में 1982 तक हम नलके का पानी पीते थे, कभी बीमार नहीं है। उसके बाद पॉल्यूशन पानी में आना शुरू हो गई। एवरेज पढ़ा लिखा बंदा 200 रुपये का पानी पी जाता है इस वक्त, जो अफोर्ड करता है मिनिमम। तो इसका हल है, अभी वज़ीर साहब ने सेहत ने कहा था कि 68% डिजीज़ इन पाकिस्तान और वाटर बॉर्न, पानी की वजह से पैदा होती हैं। तो पानी साफ़ करने में अगर हम 1% लगाएं तो आपका बजट गिर जाता है हेल्थ केयर का। तो साफ़ पानी भी एक बहुत बड़ा मसला है माहौलियात के अंदर, और अंडरग्राउंड टेबल की नीचे जाना भी एक बड़ा ख़तरनाक है। जी सर, बिल्कुल। ग्राउंड वाटर जो है, जो वाटर टेबल है वो हर साल नीचे जा रहा है, और इसका अंदाज़ा जो है वो हमारे आने वाली नस्ल को जो है वो हमसे ज़्यादा होगा। नहीं आप तो क्या नीचे जा रहे, लेकिन ये बारिशों के पानी का फ़ायदा नीचे तो हो रहा है ना। देखें, बात यह है कि जो रास्ते हैं, जिन रास्तों से पानी नीचे जाता है वो हमने रास्ते ही बंद कर दिए हैं। हमने सारा का सारा कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया। अब मुझे बताया ना, जो है वो कच्ची जगह जो है हमें कहाँ मिलती है? जो रोड्स के दरमियान जो ग्रीन जो बेल्ट होता था,
जब आबादी बढ़ती है, गाड़ी ज़्यादा, हम वो ग्रीन बेल्ट भी ख़त्म करना तोड़ के सड़क खुली कर देते तो पानी कहाँ जाए, नीचे पानी कैसे जाएगा? जब कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा तो पानी नीचे नहीं जा सकता। पानी नीचे तब जाएगा जब हम उसके रास्ते बनाएंगे। जैसे हम अपने घरों की बात करें, थोड़ी सी भी कच्ची जगह होता हम उसको कहते हैं कि इसको जो है वो इसके ऊपर चिप्स डाल दें, इसके ऊपर कंक्रीट डाल दें, फर्श बना दें। जब हमारा ये माइंड सेट होगा तो तब्दीली जो है वो कैसे ला सकते हैं? यूएनओ ने सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये रूडा वाले अगर उसको पकड़ लें और सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का एक मॉडल सिटी बना दें, बजाय इसको 2-2 करोड़ के कनाल ज़मीन बेचने के, ठीक है वो बेचें, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बन सकता है। एक नया सिटी बन रहा है इस्लामाबाद के बाद, तो रूडा वाले क्यों नहीं उसको सस्टेनेबल? यूएन की गाइडलाइंस मौजूद हैं, सिंगापुर उस पर आ चुका है, ये आ रहा है, और 6 मुल्कों आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते? क्या जहालत और गुर्बत हमारा मुकद्दर हो गई? आंसर इज नो। नए आइडियाज़ ऑब्जॉर्व करें, फाइनल वॉर इज़ वॉर ऑफ आइडियाज़। जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है उसको बेंचमार्क करें। हम कमरों में बैठ के फैसले कर लेते हैं और उसमें टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियर्स अक्सर इन्वॉल्व नहीं होते। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, तो हमें हौसला मिलता है कि कोई ना कोई बंदा एक है जो खैर की बात करने के लिए तशरीफ़ लाएगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जावेद भट्टी साहब, उनकी अहलिया कर्नल थी, रिटायर्ड, पिछले दिन उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही तकलीफ़ दह खबर थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो आज फाउंटेन हाउस लाहौर के अंदर उनकी अहलिया के लिए तज़ीती रेफरेंस रखा, वहाँ बड़ी तादाद में दोस्तों ने शिरकत की। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जावेद भट्टी साहब की अहलिया को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनको और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी तरह आप देखिए कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसने सैलाब के हवाले से 18 अज़ला में काम किया है, दिन रात काम कर रहे। हमारे नवाज़ खरल साहब, हमारी नुसरत जो बहन है, हेड है इस प्रोजेक्ट की, वो और पूरी अपनी टीम के साथ 18 अज़ला के अंदर 24 आवर काम हो रहा है। और मैंने यहाँ तक पिक्चर वीडियो देखी कि जो जानवर हैं उनके चारे का बंदोबस्त भी वो ये ट्रस्ट कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं अब्दुल साजिद साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, आबाद रखे, हमेशा उनके लिए खैर के जज्बात हम रखते हैं, क्योंकि माशाअल्लाह जब बंदा ख़ुद नेक हो, अच्छे काम करे, तो फिर अल्लाह एक ऐसा माहौल बना देता है कि लोग उनके लिए, उस बंदे के लिए दुआ करते हैं। यही हाल मैं समझता अब्दुल साजिद साहब का है कि वो यूके में हैं, लेकिन माशाअल्लाह उनका जो इदारा है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, वो दिन रात काम कर रहा है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।